वेलकम टू शुक्ला आई डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आई डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र पेपर 2 बीए प्रथम वर्ष के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 100 प्रश्न आपके सामने प्रदर्शित होंगे स्लाइड पर। साथ ही साथ बीच बीच में मैं उन प्रश्नों को बताता चलूंगा जो कि पिछले साल पूछे गए हैं या फिर और महत्वपूर्ण है जो कि आ सकते हैं, जिनको मैंने इंक्लूड नहीं कर पाया। लेकिन 100 से अधिक प्रश्न आपके स्लाइड में मतलब दिखाई पड़ेंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे, मतलब ऐसे प्रकार से करवाऊंगा। साथ ही साथ बीच बीच में उन प्रश्नों से रिलेटेड कुछ और प्रश्न बनेंगे, उन सभी को मैं बताता हुआ चलूंगा। मतलब एक ही वीडियो के अंतर्गत लगभग पूरे पेपर का आप सिनेरियो आपके सामने प्रस्तुत होगा। पूरे पेपर का जो है दर्पण आपके सामने प्रस्तुत होगा। एक प्रकार से कह सकते हैं एक दर्पण है पूरे मॉडल पेपर का। मतलब पूरे पेपर का जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसका नाम होता है क्या, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास। तो पूरा का पूरा शुरुआत शिक्षा की कहाँ होती है और कहाँ पर शिक्षा का अंत होता है, इन सभी को देख लेंगे। हालांकि शिक्षा का अंत कभी होता ही नहीं है, लेकिन कहाँ तक हमको पढ़ना होता है, उन सभी मुद्दों को हम पूरा डिस्कस कर लेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत। तो इसी के अंतर्गत क्या करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, पूरे की पूरी वीडियो देखना है आप लोगों को। बस एक बार परीक्षा से पहले इस वीडियो को अगर देख लेंगे, उसके बाद में परीक्षा देने जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम आप 60% क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे। कोई भी पेपर हो, मतलब आप अगर पेपर देने जा रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, अगर आपके पेपर का नाम है भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, तो सब प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। मैं इधर उधर से प्रश्नों को कलेक्ट किया हूँ, इकट्ठा किया हूँ, तो आपके सामने सारी चीज़ें प्रस्तुत कर रहा हूँ। तैयारी कर रहा था इस पर, पूर्ण रूप से तैयारी करके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और इनमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि पिछले साल पूछे गए होंगे। और कुछ मतलब जो पिछले साल पूछे गए उन प्रश्नों को मैं जो है जुबानी आपके सामने बताता रहूँगा, क्योंकि वो सारे प्रश्न हमने देखा और सबको सब माइंड में एकदम से चल रहे हैं सारे प्रश्न। तो अभी मैं सभी आपके सामने बताता रहूँगा। प्रश्नों जैसे प्रश्न आएंगे, कोई प्रश्न आएगा उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो बता दूंगा, या फिर कौन सा पूछा गया था वो बता दूंगा। तो ऐसे आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। आने वाले समय में अगर वीडियोज़ में प्रोवाइड करवाता रहूँगा इसी प्रकार से, तो आपको तुरंत भी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी कि हाँ ये वीडियो अपलोड हुई है। ओके। इससे पहले हमने जो है चर्चा कर ली है पेपर 1 के बारे में। और पेपर 1 का आपके क्या नाम है, पेपर 1 का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। इसका क्या नाम है, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास। ठीक, तो भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, जिसको अंग्रेजी में भी हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी में आप इसको कह सकते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। ओके, यानी इंडियन एजुकेशन का किस प्रकार से इतिहास रहा और कैसे वो मतलब बढ़ी है इंडियन एजुकेशन। यानी आप देखेंगे इसमें कि प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी रही थी, उसके बाद में जब अंग्रेज लोग आए यानी ब्रिटिश काल में शिक्षा कैसी रही, भारत की शिक्षा किस प्रकार से रही। उसके बाद में आप देखते हैं शिक्षा आयोग कौन कौन से आए, कौन कौन सी समितियां हैं जिन्होंने शिक्षा को बढ़ाने में योगदान दिया। उसके बाद में आप शिक्षा की प्रमुख समस्याओं को देखेंगे, आखिरकार जितनी भी समितियां एवं शिक्षा थी उनमें क्या क्या चीज़ें समस्या थी और क्या क्या चीज़ें अब भी समस्याएं विद्यमान है। हालांकि अब 2020 में ही आपका नई शिक्षा नीति आ गई है, तो उसमें 5+3+3+4 की जो है व्याख्या करी गई। यानी प्राइमरी जो प्री प्राइमरी होगा, यानी प्राथमिक से पहले पूर्व प्राथमिक, उसमें बच्चे पहले 3 साल जो होंगे बिना मतलब कोई क्लास 1 से पहले 3 साल पढ़ेंगे। उसके बाद में 2 साल, 1 और 2, तो ये हो गया 5। और 3 मतलब होता है आपका 2 3, मतलब 3 4 5, 3 साल ये पढ़ेंगे, फिर 3 साल 6 7 8। उसके बाद में क्या होगा 4, यानी 10 मतलब 9 10 11 12, 4 साल ये। तो ये इस प्रकार का पैटर्न अब आपके सामने मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जो है इसको गूगल पर सर्च करिएगा नई शिक्षा नीति और इसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पे बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बना रखी है, तो हमने बनाना उचित नहीं समझा। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं बना दूंगा नई शिक्षा नीति पर विस्तार से वीडियो। ठीक, वहाँ पर आप देख लीजिएगा उसको क्या क्या चीज़ें हुई है और क्या चीज़ें आपके शिक्षा शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है ठीक ठाक है, पूछी जा सकती हैं प्रश्न। ठीक, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे अब की बार, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो है महासंग्राम। अंतिम चरण में युद्ध हम और आप करते हैं महासंग्राम। परीक्षा से पहले एक बार जरूर देखना है वीडियो को। ठीक, तो ये 4 मिनट में, लगभग 4.5 मिनट में हमने सिनेरियो बता दिया क्या क्या है वीडियो के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं भैया प्रश्न। देखिए मित्रों, आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था। पहला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में यानी जब पुराना भारत था, यानी बहुत पहले की मैं बात करूँ, प्राचीन मतलब पुराना, तो प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता था। यानी शिक्षा करने के बाद में, शिक्षा मान लिया हमने ग्रहण कर लिया, उसके बाद में हमको क्या मिलेगा उससे, तो हम क्यों शिक्षा ग्रहण करें, तो उससे क्या मिलता था, मोक्ष।
यानी अंतिम लक्ष्य जो होता था भारत प्राचीन शिक्षा में, भारत मतलब प्राचीन भारत में शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य था वो मोक्ष होता था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। और ध्यान रखेंगे, शिक्षा से हमको धर्म अर्थ काम इन तीनों की पूर्ति होती थी। ये तीनों हम शिक्षा के माध्यम से ही समझ सकते थे, क्योंकि पुरुषार्थ के चार अंग होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अगर आप सही, धर्म मतलब होता है कार्य किस प्रकार से आप कर रहे हैं, तो कार्य करने के तरीके को हम धर्म कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, धर्म जो होती है जनता के लिए अफीम है। मजूमदार एवं मदान ने कहा था इस बात को, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये चीजें समझिए आप लोग। जैसे धर्म को चलाने के लिए आपको मतलब धर्म चलाने के लिए क्या होना चाहिए, अर्थ आपके पास यानी पैसा होना चाहिए। कोई कार्य आपको करना तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। काम मतलब होता है गृहस्थ जीवन में रह करके गृहस्थ के समस्त अनुभवों को आप मतलब चीजें मतलब गृहस्थ आश्रम में रहे और उस समय आप काम करते हैं। काम मतलब होता है एक प्रकार से यौन इच्छाओं की पूर्ति। यौन इच्छाओं की पूर्ति मतलब आप होता है जैसे कि आपकी जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, आप समझ सकते हैं इतना, तो वही चीज़ें होती हैं। ठीक, तो वो चीज़ें होती हैं काम के अंतर्गत आती हैं। ऐसा नहीं कि केवल काम के अंतर्गत वही चीज़ें आती हैं, और भी चीज़ें आती हैं, तो काम हो गया वो। यानी गृहस्थ जीवन का जो अनुभव होता है उसको काम के अंतर्गत रखते हैं। साथ ही साथ अर्थ मतलब पैसा वगैरह आप कैसे इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद में काम कैसे करते हैं, यानी धर्म किस धर्म के अनुसार चलते हैं नहीं चलते। धर्म एक प्रकार से वो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस धर्म की भी बात यहाँ पे है। और साथ ही साथ एक धर्म का मतलब होता है काम करने का तरीका। ठीक, तो समझ गए बात। जब इन तीनों को हम विस्तार से समझते हैं, जब इन तीनों को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं, तो ये जानते कैसे हैं, जब हमारे पास शिक्षा होगी। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं होगी तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। और जब व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास नहीं होगा, अर्थात पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी किसी व्यक्ति की, तो वह व्यक्ति कैसा हो जाएगा, उसका समाजीकरण सही तरीके से नहीं हो पाएगा, अर्थात तो एक पशु के समान हो जाएगा। बिना पढ़ा नर पशु कहावे। ठीक, तो ये बात समझेंगे। तो जब तक ये तीन चीजें आपकी मजबूत नहीं होगी तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता था। तो इन तीन चीजों को मजबूत करने के लिए प्राचीन समय में आपको शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी, अर्थात आप धर्म अर्थ और काम इन तीनों पर अच्छे से फोकस कर सके ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ओके, समझ गई बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मचारी को गायत्री मंत्र सिखाने के पश्चात दिया जाता था। ब्रह्मचारी एक व्यक्ति होता था जिसको ब्रह्मचर्य के आश्रम में पालन कर मतलब ब्रह्मचर्य होता है ना, ये एक समझते हैं ब्रह्मचारी कहते हैं, ब्रह्मचारी हो गया भैया का। तो ब्रह्मचारी को गायत्री मंत्र सिखाने के पश्चात, जब गायत्री मंत्र किसी ब्रह्मचारी को सिखाया दिया जाता था, उसके बाद में क्या किया जाता था। ऑप्शन में आपको देगा एक दंड, ऑप्शन में दे देगा एक कमंडल, ऑप्शन में देगा आपको पीत वस्त्र, और ऑप्शन में देगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ठीक, कि एक दंड देता था, मतलब दंड मतलब होता है एक प्रकार से एक जो है वस्तु देता था। दंड मतलब वो नहीं कि आपको पनिशमेंट करता था, ऐसा नहीं। ये आपको एक छड़ी वगैरह देता था जो कि आप उसको ले ले ब्रह्मचारी के पास। एक कमंडल मतलब एक डंडा, एक कमंडल, उसके बाद में एक पीला वस्त्र आपको मिलता था। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे आप, इतनी बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य बालकों के विद्यार्थी जीवन प्रारंभ करने की अधिकतम आयु कितनी होती थी। यानी जब ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के लड़के को जो है 8 साल पे यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। और किसी व्यक्ति को विद्या तभी दी जाती थी जब वह यज्ञोपवीत पढ़ लेता था। यज्ञोपवीत मतलब क्या होता है, जनेऊ। जनेऊ, जनेऊ के लिए एक श्लोक प्रचलित है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुच्य शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है उसको पहनने से व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति का बाहरी आवरण ये सभी शुद्ध हो जाता है। इसलिए यज्ञोपवीत पहना करके लोग शिक्षा ग्रहण करवाते थे। तो जो गुरु होते थे वो यज्ञोपवीत सब पहले पहनवाते थे। तो जो ब्राह्मण का लड़का होता था पहले के जमाने में, क्योंकि 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मणो वस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कृता उरु तदस्येद वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायता। तो इस प्रकार से 4 वर्ण हुआ करते थे। तो प्रश्न पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी थी, तो 4 हुआ करती थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का क्या काम था, अध्ययन अध्यापन करना, करवाना, दान लेना, दान देना। क्षत्रिय का काम क्या था, लोगों की रक्षा करना और दान देना और शिक्षा ग्रहण करना। उसके बाद में वैश्य का काम क्या था, जीविका पार्जन करना, जीविकोपार्जन हेतु तमाम सारी व्यवस्थाएं करना। साथ ही साथ शूद्र का क्या काम होता था, शूद्र का काम होता था कि सभी लोगों की सेवा करना, ओके, खेती बाड़ी करना। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसी प्रकार से वर्णाश्रम चलता था, व्यवस्थाएं चलती थी। तो पूछा जाता है कि ब्राह्मण बच्चे को शिक्षा कब ग्रहण करवाई जाती थी। तो जब बच्चा ब्राह्मण का 8 साल का हो जाता था तो उसको यज्ञोपवीत करने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। तो 8 साल से ही ब्राह्मण के बच्चे को
को शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी। प्रश्न पूछा जाए क्षत्रिय के बच्चे को कब विद्या ग्रहण करवाई जाती थी, तो क्षत्रिय के बच्चे को विद्या विद्या जो होती थी 11 वर्ष की उम्र में करवाई जाती थी, और वैश्य के बच्चे को 12 वर्ष पर विद्या लेने का अधिकार होता था। तो इसको यज्ञोपवीत होते थे इन सभी के, ठीक, क्योंकि यज्ञोपवीत क्या होता था, पवित्र होता था। अपवित्र पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतो अपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सावा है अभ्यंतरा शुचि। अंदर से और बाहर से यज्ञोपवीत व्यक्ति को निर्मल बना देता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस प्रकार से जब आपका मन निर्मल हो जाता था तो आपको विद्या अध्ययन करवाया जाता था, और विद्या अध्ययन के माध्यम से आप धर्म अर्थ काम इन तीनों को प्राप्त करते थे। तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती थी। मोक्ष की प्राप्ति कब होती, जब आपका मन निर्मल होगा, जब आप विद्या अध्ययन सही तरीके से करेंगे। निर्मल मन होकर के इसलिए यज्ञोपवीत पहनाई जाती थी, और यज्ञोपवीत पहनाने के बाद में शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी। समझ में आई बात? हमने पूरा सिनेरियो समझा दिया प्राचीन काल का। तो गुरुकुल में इसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी। तो अब प्रश्न कहीं से पूछा जाएगा, आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आएंगे, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और जब भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि समावर्तन संस्कार क्या होता है, तो समावर्तन संस्कार जो होता है, जब विद्या व्यक्ति की समाप्त हो जाती थी गुरुकुल की, तब समावर्तन संस्कार उसका आता था। यानी विद्यार्थी का जब जीवन पूर्ण हो जाता था, जब वो शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता था, तो उसका एक संस्कार किया जाता था, ठीक। तो उसी संस्कार को हम क्या कहते हैं, समावर्तन संस्कार कहते हैं। ध्यान रखेंगे, विद्यारंभ संस्कार एक होता है और एक समावर्तन। तो विद्यारंभ संस्कार यानी विद्या आरंभ करने का जो संस्कार होता है उसी को विद्यारंभ संस्कार कहते हैं, जब विद्या शुरू होती है, और जब विद्या खत्म हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, समावर्तन संस्कार कहते हैं। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र किसका अध्ययन करते हैं, तो मतलब सॉरी, यहाँ पे लिखा है कि मतलब किस देश के छात्र यहाँ पे अध्ययन करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में चीन के व्यक्ति भी अध्ययन करते थे, और साथ ही जावा बर्मा इन सभी के अभी भी आते हैं कभी कभी अध्ययन करने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, क्योंकि बौद्ध के जीवन से संबंधित है, तो बौद्ध वाले देश से यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। चीन, जावा, बर्मा इत्यादि देशों के लोग यहाँ पे अध्ययन करने आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किस बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट किया था मित्रों? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किसको? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो भारत में मुस्लिम शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? इस्लाम का प्रसार। दूसरा है आपको मतलब आध्यात्मिकता का विकास। तीसरा ऑप्शन मिलेगा चरित्र का निर्माण, और चौथा था मेडिकल शिक्षा का प्रसार। तो मेडिकल शिक्षा प्रसार वैसे खत्म होगा, चरित्र निर्माण वैसे खत्म होगा, आध्यात्मिकता का विकास और इस्लाम का प्रसार, ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्टर है। लेकिन भारत में जब मुख्य रूप से शिक्षा, क्योंकि भारत में मुस्लिम आक्रांता जो आए थे वो भारत को लूटने के चक्कर में आए थे, और इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए थे, क्योंकि इस्लाम नया नया उस समय बना था और उसी का प्रचार करने के लिए आए थे लोग। तो क्या हुआ, यहाँ पे इस्लाम का जो प्रसार करने के लिए जो है शिक्षा, यहाँ पे सोचे कि शिक्षा जब यहाँ पे मुस्लिम शिक्षा हम लाएंगे तो यहाँ पे इस्लाम का प्रचार प्रसार होगा, इसलिए यहाँ पे व्यवस्था की गई। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। यानी भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह था कि इस्लाम का प्रचार और प्रसार हो सके। समझ में आई बात? मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता है? अगर प्रश्न पूछा जाए कि मुस्लिम शिक्षा का संस्कार जो होता है, मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ जो होता है वो किस संस्कार से होता है, तो किस संस्कार द्वारा? बिस्मिल्लाह खानी नाम का संस्कार होता है, जो मुस्लिम जो है शिक्षा में प्रचलित है। तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खानी संस्कार के द्वारा मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ होता है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। मुस्लिम काल में राजभाषा कौन सी थी? पारसी राजभाषा थी, सॉरी फारसी, फारसी, ठीक, ध्यान रखेंगे फारसी। अरबी फारसी जानते हैं, तो फारसी जो थी वो मुस्लिम काल में राजभाषा थी भारत में, ठीक। खानकाहों में शिक्षा प्राप्त करते थे। मुसलमान के बालक जो होते थे वो खानकाहों में शिक्षा प्राप्त करते थे। तो प्रश्न पूछा जाएगा, खानकाहों में शिक्षा कौन प्राप्त करते थे? तो मुसलमानों के बालक खानकाहों में शिक्षा प्राप्त करते थे। यह बात ध्यान रखेंगे, ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न आपसे यह पूछा जाए कि प्राचीन भारतीय शिक्षा मुख्यतः किसका साधन थी, तो मुक्ति का और आत्मबोध का, यानी मोक्ष की प्राप्ति का साधन थी। मुक्ति और आत्मबोध का क्या थी? साधन थी। कौन? भारतीय शिक्षा को किसकी? प्राचीन समय की। ध्यान रखेंगे इतनी बात। और शिक्षा प्रारंभ के समय में जो जो कार्य होता था, जो संस्कार होता था, जिसको विद्यारंभ संस्कार कहते हैं, उसी संस्कार से के बाद, मतलब जैसे कि विद्यारंभ संस्कार से पहले जस्ट आपका यज्ञोपवीत संस्कार होता था, जिसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं, ठीक। तो उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब होता था। तो उपनयन संस्कार के तदुपरांत उसको यज्ञोपवीत पहनाई जाती थी। उसके बाद में विद्या आरंभ हो करता था।
तो उपनयन प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में शिक्षा प्रारंभ करने के समय बालकों का कौन सा संस्कार किया जाता था। तो आप लगाएंगे कौन सा संस्कार, उपनयन संस्कार। क्या लगाएंगे, उपनयन संस्कार। ध्यान रखेंगे इतनी बात, चलो ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बौद्ध काल में पबज्जा संस्कार किस आयु में किया जाता था, तो पबज्जा संस्कार आप जान लीजिए बौद्ध काल का एक संस्कार होता है, मतलब बौद्ध धर्म का संस्कार है पबज्जा संस्कार। और 8 वर्ष की अवस्था में बौद्ध काल में पबज्जा संस्कार की आयु निर्धारित, मतलब 8 वर्ष निर्धारित की गई थी कि 8 वर्ष में बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं, गुरुकुल में दाखिला मिल जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे इतनी बात। एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार के पश्चात छात्र को क्या नाम दिया जाता था। अगर जो है श्रवण भिक्षुक कहा जाता था, बच्चे का जब संपदा संस्कार हो जाता था, उपसंपदा संस्कार, तो उसको क्या नाम दिया जाता था, श्रवण भिक्षुक। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम काल में शिक्षा, उच्च शिक्षा जो थी उसके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर थे, तो लाहौर में थे, मुल्तान में थे, अजमेर में थे, मुर्शिदाबाद में थे। और किस में होती थी, तो मदरसे में होती थी। इतनी बात आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, आपने समझ ली। ध्यान रखेंगे इतनी बात। एक प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि पशु चिकित्सा के जनक कौन थे, तो पशु चिकित्सा के जनक शालिहोत्र। ठीक ठीक, कौन थे, शालिहोत्र थे। कौन, शालिहोत्र कौन थे, पशु चिकित्सा के जनक थे, बात भी ध्यान रखेंगे। और वैदिक काल में प्रश्न पूछा जाए शिक्षा की विधि कैसी थी, तो वैदिक काल में मौखिक शिक्षा की विधि हुआ करती थी। लिखित आपको ऑप्शन में देगा, मौखिक लिखित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मौखिक शिक्षा की विधि वैदिक काल में चलती थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक। और मुस्लिम काल में शिक्षा के भौतिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया गया था। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए इस स्लाइड से संबंधित। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। बड़े आराम से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सुनना नहीं है, 3 से 4 बार वीडियो देखेंगे, आपको सारा जो है आपका जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ सारा आपके माइंड में घुस चुका होगा और आप पेपर में बैठेंगे आराम से, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर कहते हैं उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रश्न है आपका कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना, पास ले जाना। किसके पास ले जाना, उपनयन मतलब शिक्षा के पास ले जाना या फिर टीचर के पास ले जाना। तो ये उसी मतलब उपनयन संस्कार का मतलब होता है कुल मिलाकर के पास ले जाना, और कब, शिक्षा ग्रहण करवाने की। और समावर्तन, अगला प्रश्न है, समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये सब संस्कार है, समावर्तन भी संस्कार है। 25 वर्ष में समावर्तन संस्कार व्यक्ति का होता है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना। जब शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति घर लौटता है उसी को क्या कहते हैं, हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। हमने बताया होगा आपको कि समावर्तन संस्कार जब विद्यार्थी का जीवन पूर्ण हो जाता है, यानी जब विद्या पूरी पूरी तरफ से कंप्लीट हो जाती है बच्चों की, तो वो अपने घर को लौटते हैं। तो समावर्तन का मतलब होता है सम आवर्तन, यानी अपने घर को लौटने को समावर्तन कहते हैं। इसी संस्कार से व्यक्ति पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाता है और वो अपने घर को लौटता है। तो प्रश्न पूछा जाए समावर्तन संस्कार कब होता है, तो 25 साल में होता है। ठीक, ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे घर को लौटना, ये ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नदिया विश्वविद्यालय कहाँ था। नदिया विश्वविद्यालय कहाँ था भैया, नदिया विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर था, पूर्वी बंगाल में नदिया विश्वविद्यालय था। नीचे प्रश्न यहाँ पे छुपे रुस्तम में एक दिख रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पटना से 5 मील दूरी पर विश्वविद्यालय कौन था स्थित था। तो पटना से 5 मील की दूरी पर, मील क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1.2 मील। ठीक, 1.2 मील। और 1 मील बराबर मतलब जो है 1 किलोमीटर, सॉरी, अगर 1 मील आपको निकालना है तो 1 मील बराबर होता है 1.2 किलोमीटर, मतलब 1200 मीटर। अगर एक जो है नॉटिकल मील आपको निकालना तो 1.6 होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पटना से 5 मील दूर विश्वविद्यालय कौन सा था। तो भैया नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। आपको पता है जो है पटना में ही पटना के 5 मील के दूर पर यह विद्यालय स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय, बड़ा फेमस विद्यालय था। ठीक, इसको जला दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये थे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखेंगे इतनी बात। खानकाह शिक्षा क्या होती है, प्रारंभिक शिक्षा होती है मुसलमान में। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा को खानकाह शिक्षा कहते हैं मुसलमानों में, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, और हिंदुओं में अगर बात की जाए तो विद्यारंभ संस्कार पूछा था कितने वर्ष में होता था। तो विद्यारंभ संस्कार जो होता था 12 वर्ष की आयु में हिंदुओं में प्रारंभ हो जाता था, कुल मिलाकर के सभी लोगों की, यानी वैश्य वगैरह 12 वर्ष तक। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो अगर समा मतलब एक रूप से पूछा जाए, केवल पूछा जाए विद्यारंभ संस्कार होता था 10 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, तो आप लगाएंगे 12 वर्ष की आयु में। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था
होती थी। तो वैदिक काल में जो वैदिक शिक्षा थी वो कैसी होती थी? वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा कैसी होती थी भैया? तो परिवार में होती थी। किस में होती थी? परिवार में होती थी। वैदिक काल में शिक्षा परिवार के अंदर ही होती थी। अगला अपन देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल में अनुसाल का अर्थ था। तो अनुसाल का क्या अर्थ होता था? अनुसाल का अर्थ होता था शारीरिक, आत्मिक और मानसिक, शरीर से, मन से और आत्मा से। यानी शरीर से, मन से और आत्मा से, जो है सभी से। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अनुसाल का अर्थ होता था कि शरीर से, आत्मा से और मन से, सभी लोगों से क्या हो? आदमी प्रेजेंट हो। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। प्रश्न आप अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक युग कब से कब तक माना जाता है, तो वैदिक युग जो होता है आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ईसा पूर्व क्या होता है? यानी ईसा मसीह के 2500 साल पहले से लेकर के 500 साल पहले तक के समय काल को वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र होता था वो घटिका होता हुआ करता था। घटिका एक स्थान है, घटिका जो है एक स्थान है, वहीं पर क्या था? एक विद्यालय था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था कौन? घटिका, ध्यान रखेंगे। और वैदिक काल में शिष्यों के भौतिक विकास के लिए उन्हें कृषि और पशुपालन की शिक्षा दी जाती थी। ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य की मैं बात करूं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता था। बौद्ध धर्म में धर्म का प्रचार जो है मठों व बिहार के माध्यम से किया जाता था। इस बात को सभी को ध्यान रखेंगे, सभी से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में प्रचार, धर्म का प्रचार कैसे किया जाता था या फिर किया जाता था? ऑप्शन में देगा मदरसों में, गुरुकुल में, मठों में व मतलब बिहार में। तो मठों व बिहार में किया जाता था बौद्ध धर्म में धर्म का प्रचार। मुस्लिमों में मदरसों में किया जाता था। ठीक, और हिंदुओं में तो प्रचलित ही था, तो किसमें? गुरुकुलों में। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि कैसी होती थी? जब वेदकालीन होता था, मतलब जब वैदिक युग चल रहा था, तो उस समय शिक्षा की प्रमुख विधि कौन कौन थी? शिक्षण विधि कौन कौन सी हुआ करती थी? तो प्रवचन विधि जो ब्राह्मण लोग दिया करते थे, ब्राह्मण लोगों के लिए प्रवचन विधि हुआ करती थी। क्षत्रिय लोगों के लिए वाद विवाद विधि हुआ करती थी। और वैश्यों के लिए स्वाध्याय विधि हुआ करती थी। यानी वैश्य जो हों स्वाध्याय से अध्ययन करें, और क्षत्रिय जो हों वाद विवाद के माध्यम से अध्ययन करें, और प्रवचन जो होते थे वो कौन देते थे? वो ब्राह्मण देते थे। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात, ब्राह्मण को प्रवचन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होता था। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और पूछा जाए अगर प्रश्न कि वैदिक युग की शिक्षा की अर्थव्यवस्था का भार क्या था होता था, यानी अर्थव्यवस्था कैसे, मतलब वैदिक युग में शिक्षा जो चलती थी वो कैसे चलती थी? तो दान दक्षिणा पर पूर्ण रूप से आश्रित थी। दान दक्षिणा मिलता था, उसी से शिक्षाएं, मतलब यहाँ का स्कूल क्या होता था? चलता था। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ? तो किस काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ? तो वैदिक काल में ही हुआ। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक काल की किस शिक्षण संस्था में पक्ष शिक्षार्थियों को वेद, साहित्य व धर्मशास्त्र की शिक्षा प्रदान करते थे? तो किस काल में भैया करते थे? तो जो है वैदिक काल की किस शिक्षण संस्था में? तो कौन सी शिक्षण संस्था में वेद, साहित्य, धर्मशास्त्र कहाँ पढ़ाया जाता था? तो आप यहाँ पे वैसे बता सकते हैं कहाँ पे? तो वहाँ पे गुरुकुल में ऐसा पढ़ाया जाता था। किसमें? गुरुकुल में। ऑप्शन इसका डी गुरुकुल लिखा होगा, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन गुरुकुल में जो है ये सारी व्यवस्थाएं की जाती थी। ध्यान रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में तर्क विधि के कितने पद हुआ करते थे? प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि उत्तर वैदिक काल में तर्क विधि के कितने पद थे? तो 5 पद हुआ करते थे तर्क विधि के। तर्क करने के क्या होते थे? 5 विधि हुआ करते थे। और ये लोग क्षत्रिय लोग क्या करते थे? वाद विवाद विधि में। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है। बौद्ध काल में मठों में अध्ययन का समय निश्चित था। बौद्ध काल में मठों में समय, मतलब क्या होता था? बौद्ध काल में मठों में अध्ययन का समय निश्चित था। यानी बौद्ध काल में अगर मठों में आपको प्रवेश करना है, मठ में अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, तो कितने साल में आप ग्रहण कर सकते थे? मतलब कितने साल आप जो है अध्ययन करने के लिए योग्य होते थे? तो 12 वर्ष की अवस्था में। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का कौन सा संस्कार होता था? तो कौन सा संस्कार होता था भैया? हमने बताया भी आपको, प्रबज्जा। कौन? प्रबज्जा। प्रबज्जा संस्कार होता था। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उपनयन संस्कार तो होता था भैया हिंदुओं में। ठीक, अगला प्रश्न है, मुस्लिम युग में धार्मिक शिक्षा का संबंध था कुरान से, इस्लाम से, सूफी सिद्धांत से, किससे? तो भैया किससे संबंधित था? जब ये सभी आए किससे संबंधित था, ऊपर सभी दिया हो तो उसमें आंख मूंद करके लगाना होता है।
ठीक, ये बात भी ध्यान रखें। अगला देखते हैं, मुस्लिम युग की शिक्षा थी निःशुल्क, अर्धशुल्क, पूर्ण शुल्क, कैसी थी? तो भैया मुस्लिम युग की जो शिक्षा थी निःशुल्क हुआ करती थी। कैसी निःशुल्क? क्योंकि ये लोग प्रचार प्रसार करने के लिए आते थे। प्रचार प्रसार करने के लिए जब आए तो मतलब उसमें क्या किया लोगों ने, मुस्लिमों को बढ़ावा देने के लिए फ्री में शिक्षा प्रणाली की विकसित कर दी। वैसे गुरुकुलों में फ्री में होती थी, लोग शिक्षा मांगने मतलब जो है भिक्षा मांगने जाते थे लोग, जो बच्चे होते थे उसी से लोग चला करते थे। ये बात भी ध्यान रखेंगे। और प्रश्न पूछा था, मुस्लिम काल में गुलिस्ता और बोस्ता पुस्तकें लिखी गईं, ये किस श्रेणी में आती हैं? आर्थिक श्रेणी की हैं कि धार्मिक श्रेणी की हैं कि राजनीतिक की नैतिक? तो गुलिस्ता और बोस्ता ये पुस्तकें मुस्लिम काल में लिखी गईं और ये नैतिक शिक्षा की हमको प्रेरणा देती हैं। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि गुलिस्ता और बोस्ता पुस्तकें किस श्रेणी में आती हैं? नैतिक शिक्षा में आती हैं, नैतिक श्रेणी में आती हैं। गुलिस्ता और बोस्ता किस धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म से संबंधित है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। एक डॉक्टर यूसुफ हुसैन हुए हैं, इन्होंने मुस्लिम काल में बताया कि कथन, मुस्लिम काल को लेकर के एक कथन कहा कि मुस्लिम काल में केवल 1% महिलाएं ही शिक्षित हैं। मुस्लिम मुस्लिम महिलाओं के ऊपर कहा डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने, एक विद्वान है, इन्होंने कहा कि मुस्लिम काल में केवल 1% महिलाएं ही शिक्षित है। किसने कहा? डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने कहा। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मुस्लिम काल में 1% महिलाएं ही शिक्षित है, यह मत किसका है? तो यह मत है डॉक्टर यूसुफ हुसैन का। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगर प्रश्न से पूछा जाए कि तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था, तो तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था भैया? तक्षशिला इसलिए प्रसिद्ध था, तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? क्योंकि बौद्ध काल में शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कौन? बौद्ध जो है तक्षशिला। ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य होता था निर्माण की प्राप्ति। निर्माण क्या होता है? मोक्ष। एक प्रकार से मोक्ष होता है निर्माण। लेकिन आपको मोक्ष नहीं लगाना, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा पद्धति का जो है मुख्य लक्ष्य हुआ करता था, मुख्य उद्देश्य होता था। तो आपको मोक्ष प्राप्त करना भी लिखेगा। तो जैसे हिंदुओं में मोक्ष होता है, वैसे मुसलमानों में जन्नत प्राप्त करना होता है। वैसे बौद्ध धर्म वाले निर्माण कहते हैं उसको, निर्माण। ठीक, मतलब ज्ञान हो जाना आप एक प्रकार से। तो जब ज्ञान प्राप्त हुए मतलब मोक्ष प्राप्ति एक ही से सेंस से लिया जाता है, सेंस लिया जाता है, लेकिन निर्माण आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। तो बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था? निर्माण की प्राप्ति करना। लेकिन अगर ऑप्शन में वहीं पर उपयुक्त सभी दिया हो तो वो भी लगा दीजिएगा, क्योंकि निर्माण निर्माण की प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना, और आपको एक ऑप्शन और देगा संबोध का विकास करना। तो संबोध मतलब ज्ञान का विकास हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, निर्माण हो आपका, मतलब ज्ञान के प्रति मतलब आप जान जाएं कि क्या क्यों आते हैं पृथ्वी पर, कैसे किस लिए आते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होती थी? बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य होती थी। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी नहीं देता तो आप निर्माण प्राप्ति करना सबसे पहला उद्देश्य लगाएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। और बौद्ध शिक्षा में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? तो पाली और प्रकृत भाषा में दी जाती थी। किसमें? पाली और प्रकृति भाषा में दी जाती थी। ध्यान रखेंगे, पाली और प्रकृत भाषा। चलो आगे बढ़ते हैं हम और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वल्लभी की स्थापना गुप्त काल में किसने की थी? वल्लभी की स्थापना भैया जो है गुप्त काल में किसने करी थी? तो वल्लभी की स्थापना किसने करी थी? भाटाक ने करी थी। किसने करी थी? भटार्क, भटार्क। किसने करी थी? भटार्क ने करी थी। किसकी स्थापना? वल्लभी की स्थापना भटार्क ने करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ की स्थापना किसने की है? तो तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ की स्थापना किसने करी है? गणेश उपाध्याय ने। किसने? गणेश उपाध्याय। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तक्षशिला में प्रवेश करने की आयु कितनी कितनी वर्ष थी? तो 12 वर्ष की थी। तक्षशिला में प्रवेश करने की आयु कितनी वर्ष थी? 12 वर्ष की थी। ध्यान रखेंगे। नालंदा महाविहार की स्थापना किसकी शिक्षा द्वारा की गई थी? तो एन लूनिया शिक्षा द्वारा की गई थी। एन लूनिया शिक्षा द्वारा क्या की गई थी? नालंदा महाविहार की क्या करी गई थी? स्थापना करी गई थी। ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रतिदिन कितने लेक्चर होते थे? मतलब कितने जो है प्राख्यान होते थे? प्रश्न पूछेगा कितने लेक्चर प्राख्यान होते थे या कितने व्याख्यान दिए जाते थे? तो प्रतिदिन डेली लगभग 200 क्लासें चलती थी, 200 लेक्चर होते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे, लगभग 200 लेक्चर होते थे। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय किस क्षेत्र से जुड़ा था? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। वैदिक काल में शिक्षा सत्र का प्रारंभ कब होता था? यानी आप अपने यहाँ पे कैसे शुरू होता है? जुलाई से शुरू होता था शिक्षा, जुलाई। अब फिर उसके बाद में क्या हो गया? 1 अप्रैल से शुरू हो गया। पहले 1 जुलाई में विद्यालय खुलता था, तो वही सत्र होता है।
अब कितने में खुलने लगा है, तो ये भी प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। पहले जुलाई में होता था, अब 1 अप्रैल से हो गया है। ठीक, अब जो है नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत कुछ और अगर चेंज होगा तो बताएंगे, अगर नहीं अभी तो चेंज नहीं आया उसमें, तो अब 1 अप्रैल से होता है शिक्षा, नई शिक्षा मतलब सत्र शुरू होता है। तो जब वैदिक काल था, वैदिक युग चल रहा था 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का समय, उस समय शिक्षा का सत्र कब शुरू होता था? सावन मास की पूर्णिमा को, यानी सावन महीने में जब पानी वानी बरसता है, नहीं बरसात में, सावन वही जुलाई का महीना आता है सावन का। ठीक, तो जुलाई के महीने में लगभग वही सावन का महीना स्टार्ट हो जाता है, जुलाई जून के आसपास, और उससे पहले मई जुलाई के आसपास, मतलब इसी के बीच में सावन महीना शुरू होता है। तो उसी समय लगभग शुरू होता था, उसी मास के यानी सावन महीने की पूर्णिमा को, यानी जुलाई से, अर्थात मतलब जुलाई के लास्ट से, जुलाई के दूसरे वीक से शुरू होता था। ध्यान रखेंगे, तो जुलाई मतलब श्रावण मास की पूर्णिमा को शुरू हो जाता था। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कांची विश्वविद्यालय में कितने भिक्षु निवास करते थे? कांची विश्वविद्यालय में कितने भिक्षु निवास करते थे? तो लगभग 12,000 भिक्षु वहाँ पे निवास करते थे। कितने? लगभग 12,000 भिक्षु लोग निवास करते थे। ठीक, और भिक्षु कौन होते थे? बौद्ध धर्म के लोग होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रतीक था? काशी विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रतीक था भैया? तो किसका धर्म का प्रतीक था काशी विश्वविद्यालय? किस धर्म का जो है प्रतीक था? तो किसी धर्म का मुख्य रूप से प्रतीक नहीं था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त डी। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि काशी विश्वविद्यालय जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित था, बीएचयू जो है, तो उस समय जो है किसी धर्म से संबंधित नहीं था, वह जो है वैसे था। ठीक, तो काशी विश्वविद्यालय किसी धर्म का प्रतीक नहीं था उस समय। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज भी नहीं है कोई इसमें, ये नहीं कि इसमें आप नहीं पढ़ सकते या किसी प्रकार से भेदभाव किसी प्रकार का किसी स्कूल में नहीं है, क्योंकि आपको शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा लेने का पूर्ण रूप से अधिकार है। 21 में चीज़ें बताई गई, अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान के। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, तो ये सब प्रश्न कभी कभी पूछ ले जाते हैं। हमने शायद, हमको ध्यान है प्रश्न पूछा गया था कभी। तो भैया, आर्य समाज की स्थापना विवेकानंद ने करी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी? तो साहित्यिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा, कई प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। ध्यान रखेंगे। वल्लभी की स्थापना किस काल में हुई थी? वल्लभी की स्थापना कब किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। ठीक, किस काल में हुई थी भैया? तो गुप्त काल में हुई थी। ध्यान रखेंगे। व्यक्ति का तृतीय चक्षु क्या होता है? चक्षु मतलब होता है नेत्र। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, व्यक्ति का मतलब तृतीय चक्षु क्या होता है? मतलब दो नेत्र तो है ये है उसका, तीसरा नेत्र कौन सा होता है? व्यक्ति का तीसरा नेत्र क्या होता है? ऑप्शन दे, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान जो होता है वो व्यक्ति का तृतीय चक्षु होता है। क्या होता है? तृतीय चक्षु होता है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी, तो व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी विद्यापीठ में। ठीक, वैदिक काल में। इतने बात ध्यान रखेंगे। पवज्जा का मतलब क्या होता है? पवज्जा का मतलब होता है बाहर जाना। ठीक, ध्यान रखेंगे। और बौद्धों से संबंधित पवज्जा संस्कार। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रव्रज्जा का अर्थ हमने आपको बताया था कि मतलब शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किसी चीज में प्रवेश करना। ठीक, अब ध्यान रखेंगे। तो हमने हमें आपको बताया होगा बाहर जाना। प्रव्रज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाहर जाना। ठीक, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में लिखा हो अंदर आना, तो शिक्षा के अंदर आना हो गया, तो वो भी प्रव्रज्जा का मतलब होता है। और बाहर जाना मतलब घर से बाहर जाना, किसके लिए? शिक्षा के लिए जाना, ये भी वही होता है। तो आप समझिए, कभी कभी ऑप्शन में आपको बाहर जाना अंदर आना लिखा होगा, तो आप अंदर आना लगाएंगे। अगर आपको उसमें ऑप्शन में ना दिया जाए, आपको ऑप्शन में देगा, इसे एक प्रश्न मैं आपको बताऊं, पवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है, ऑप्शन ए लीजिए बाहर जाना, ऑप्शन बी लीजिए घर लौटना, ऑप्शन सी लीजिए उपदेश देना, ऑप्शन डी लीजिए सिर के बाल मोड़ना, मुड़ाना। तो ऑप्शन मतलब पवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ होगा ऑप्शन ए बाहर जाना। लेकिन अगर वहीं पर ऑप्शन में आपको दे दिया जाए बाहर जाना और अंदर आना, दो ऑप्शन मिल जाए दोनों, तो तब आप क्या लगाएंगे? अंदर आना लगाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले, पेपर में आए थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूरक प्रश्न के रूप में रखते हैं वो, कि आपसे दोनों का मतलब पूछ लेंगे। तो एक तो होगा कि घर से बाहर जाना, पवज्जा का अर्थ शिक्षा ग्रहण करने के लिए बौद्ध धर्मों में। ठीक, और एक का मतलब होता है क्या? पवज्जा का मतलब होता है कि अंदर आना। और कैसे अंदर आना? शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थान में अंदर आना। ठीक, तो दोनों का मतलब होता है, लेकिन अलग अर्थ। अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो आप पवज्जा का अर्थ लगाएंगे अंदर आना। ये बात ध्यान रखेंगे। मौन भिक्षावृत्ति मुख्य विशेषता किस धर्म की थी? प्रश्न पूछा जाए तो बौद्ध काल की थी। ये बात आप इतनी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों,
कि सिद्धरस्तु में वर्णमाला के अक्षरों की संख्या कितनी थी। सिद्धिरस्तु में वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी थी, तो भैया अक्षरों की संख्या कितनी हुआ करती थी, 49 अक्षर हुआ करते थे। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब वैदिक काल में अध्यापकों को पुकारा जाता था, तो वैदिक काल में किस नाम से पुकारा जाता था अध्यापकों को, तो गुरु भी कहा जाता था, आचार्य भी कहा जाता था, मानस पिता भी कहा जाता था। ठीक, ये सभी कहा जाता था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहा जाता है, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको यूजीसी कहते हैं। आज भी यूजीसी आप देखते हो कि यूजीसी नेट की परीक्षा वगैरह करवाती है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है यूजीसी का मुख्यालय भैया, तो यूजीसी का मुख्यालय आपका स्थित है कहाँ पर, नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। नई दिल्ली में स्थित है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का मुख्यालय। कभी कभी आपसे ऑप्शन में यू मतलब पूछ लेगा प्रश्न में कि यूजीसी का फुल फॉर्म बताइए, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है इसका मतलब। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कठोर शारीरिक दंड पाया जाता था, कठोर शारीरिक दंड पाया जाता था, वैदिक काल में नहीं पाया जाता था, बौद्ध काल में भी नहीं, मुस्लिम काल में बहुत ज़्यादा दंड की व्यवस्था की गई थी, कठोर दंड की व्यवस्था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपको और जो है एक प्रश्न पूछा था कि मठ और बिहार मुख्य मुख्य शिक्षण संस्थाएं किस धर्म की हुआ करती थी, तो बौद्ध काल में मठ और बिहार में शिक्षा दी जाती थी, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय पिटक जो है वो किससे संबंधित, विनय पिटक जो है किससे संबंधित है, तो बौद्ध शिक्षा से संबंधित होता है विनय पिटक। ठीक, ध्यान रखिए विनय पिटक जो होता है ये शिक्षा से संबंधित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राचीन भारत में गुरुकुल पद्धति में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी, तो श्रवण मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब पहले तो आप सुनिए उसको, उसके बाद में जो सुना है उस पर मनन करें, मतलब उस पर विचार करें, और विचार करने के बाद में आप फिर से उसका क्या करें, रिवीजन करें। ओके, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे जो है पुराना वेद कौन सा था, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। ठीक, ध्यान रखेंगे ऋग्वेद सबसे पुराना है, अथर्ववेद सबसे नया है। वेद त्रयी प्रश्न पूछा जाएगा कि वेद त्रयी में कौन से नहीं आते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये आते हैं वेद त्रयी में, जबकि जो अथर्ववेद होता है वो नया बना है, वो नहीं आता। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि सरस साहित्य का विकास कब हुआ था, सरस साहित्य का विकास इस्लामी काल में हुआ था, यानी मुस्लिम काल में हुआ था सरस साहित्य का विकास, साहित्य का विकास, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आइए, गांधी जी की शिक्षा योजना को क्या कहते हैं, गांधी जी की शिक्षा योजना को क्या कहते हैं हम, वर्धा योजना भी चलाई थी इन्होंने, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, सब इन्हीं यही है, उपयुक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धा शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पर, कब आयोजित किया गया था, अक्टूबर 1937, अक्टूबर 1937 ईस्वी में वर्धा शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, गांधी जी ने, गांधी जी ने। ठीक, ध्यान रखेंगे। और गांधी जी की योजना और कौन कौन सी है, नई तालीम, वर्धा योजना, बुनियादी शिक्षा, ये सब वर्धा योजना के अंतर्गत सारी बातों पर चर्चा भी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोखली बिल में यह संस्तुति की गई, मतलब संस्तुति की गई कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा न देने वाले अध्यापकों अभिभावकों निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब यहाँ पे जो खाली अभिभावकों को दंडित किया जाएगा या इनसे प्रार्थना करी जाएगी कि उनको विद्यालय में बुलाया जाएगा, क्या किया जाएगा भैया, तो उनको दंडित किया जाएगा। यानी जो गोखले बिल में बताया गया, यह बात कही गई कि जो पेरेंट्स अपने जो है बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तो उन अभिभावकों को यानी उनके घर वालों को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे दंडित किया जाएगा, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। छुपे रुस्तम वाला प्रश्न नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है कि गोखले बिल अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उसके पक्ष एवं विपक्ष क्या थे, उसमें मतों की संख्या अधिक थी, मतलब पक्ष एवं विपक्ष में मतों की संख्या थी, मतलब कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे, तो क्या हुआ, गोखले बिल को समाप्त कर दिया गया। और जो है लगभग जो है इसमें मत कितने मिले थे, और जो है मतलब कौन पक्ष में था कौन विपक्ष में था, तो 13 लोग जो थे वो पक्ष में थे इनके, यानी गोखले बिल जब आया था गोपाल कृष्ण गोखले वाला, तो ये इनको 13 लोग इनके समर्थन में थे, जबकि 38 लोग जो थे इनके किसमें थे, विपक्ष में थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गोखले बिल अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उनके पक्ष एवं विपक्ष में मतों की संख्या थी। ऑप्शन में आपको 23-28 देगा, 17-24 देगा, 13-38 देगा, तो 13-38 इसमें से राइट आंसर होगा। ठीक है, 13 लोगों ने वोट दिया था और 13 मतलब इनके पक्ष में, मतलब इनको वोट दिया था, बाकी ने 38 ने दूसरे को मतलब अस्वीकार कर दिया था, इनका रिजेक्ट कर दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे।
अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी किसने करी थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना करी थी। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1821 ईस्वी में हुई थी। ठीक, किसने करी थी, एलिफंटस ने करी थी, एलिफंस्टन ने करी थी पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाए लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में काम किया कानून सदस्य के रूप में, प्रश्न पूछा था लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में किस प्रकार का काम किया था, तो कानून सदस्य के रूप में काम किया था। वुड का आदेश पत्र कब जारी हुआ था, 1854 ईस्वी में जारी हुआ था। कब जारी हुआ था, 1854 ईस्वी में वुड का आदेश पत्र जारी हुआ था। ऐसे आप लोग इसको सुन लेंगे तो आपके दिमाग में होगा, कभी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप इसको कर देंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए शिमला मतलब शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था, शिमला शिक्षा आयोजन सम्मेलन कब हुआ था, 1901 ईस्वी में शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए यहीं पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, तो जो है 1902 ईस्वी में क्या हो गया था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करी गई थी। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में, उसके बाद में क्या हुआ, 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ था, तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुई थी। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि गुजरात विद्यापीठ के आजीवन कुलपति कौन थे, डायरेक्टर कौन थे आजीवन, तो महात्मा गांधी जो थे वो गुजरात विद्यापीठ के आजीवन कौन थे, कुलपति थे। जामिया मिलिया की स्थापना किसने करी थी, तो मौलाना मोहम्मद अली ने करी थी। कहाँ पे, अलीगढ़ में करी थी। किसने करी थी, मौलाना मोहम्मद अली ने जामिया मिलिया की स्थापना की थी। कहाँ पर, अलीगढ़ में की थी, ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए विश्व भारती कहाँ पर स्थित है, तो विश्व भारती आपका कहाँ पर स्थित है मित्रों, विश्व भारती पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान रखेंगे, विश्व जो भारती है वो कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखेंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो माइकेल सैंडलर की अध्यक्षता में हुई थी। अब सैंडलर ने एक आयोग बनाया था, उस आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, सैंडलर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, सितंबर का महीना था 1917 ईस्वी में सैंडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी। सैंडलर आयोग में क्या बात कही गई थी, सैंडलर आयोग में तमाम सारी बातें कही थी। आइए हम उसको चर्चा कर लेते हैं। सैंडलर आयोग की सिफारिश में क्या क्या बातें कही गई थी। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सैंडलर आयोग ने सिफारिश की विश्वविद्यालयों में पास कोर्स के अलावा ऑनर्स कोर्स भी चलाए जाएं। तो ऑनर्स कोर्स जो आप कहते हैं बीए ऑनर्स कर रहे हैं, मतलब एकदम डीपली नॉलेज, तो जो डीपली नॉलेज होता नहीं, मतलब जो एकदम डीपली नॉलेज करते हैं आप लोग ऑनर्स वाले कोर्स में, तो वही ऑनर्स कोर्स और पास कोर्स दो कोर्स होते हैं। आप लोग पढ़ते हैं, बीए पढ़ते हैं सामान्य रूप से पास करने के लिए, एक होता है ऑनर्स कोर्स। ठीक, तो एक विश्वविद्यालय में दो प्रकार के कोर्स चलाए जाए, ये किसने कहा था, सैंडलर आयोग में बात कही गई। अगली सिफारिश ये कही गई कि प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना करी जाए, यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद हो, मतलब माध्यमिक शिक्षा विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो और इंटर कॉलेज हो। ठीक, कहाँ पर, प्रत्येक प्रांत में, मतलब हर एक राज्य में हो और हर एक क्षेत्र में होने चाहिए। आगे देखिए, छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग की नियुक्ति की जाए। ओके, यानी ये सभी चीजें इन्होंने कही थी सैंडलर आयोग में। ठीक, ध्यान रखिए कि सैंडलर का पूरा नाम क्या था, माइकेल सैंडलर नाम था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति जब हुई थी तो इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही करी थी, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, 1927 ईस्वी में हुई थी साइमन कमीशन की नियुक्ति। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हारटांग समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। हारटांग समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, सर फिलिप हारटांग। सर फिलिप हारटांग की नियुक्ति, मतलब जिनके नाम में आपको हारटांग मिलेगा उन्होंने ही करी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसमें सैंडलर, अगर पूछा जाए सैंडलर आयोग की नियुक्ति किसने करी थी, तो माइके सैंडलर ने करी थी, क्योंकि उनके जो है पीछे सैंडलर आपको मिल जाएगा। ठीक, साइमन कमीशन जो है 1927 ईस्वी में क्या हुआ था, बना हुआ था, उसकी नियुक्ति हुई। हारटांग समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, सर फिलिप हारटांग के। ठीक, हारटांग समिति की प्रमुख सिफारिश क्या थी मित्रों, तो प्रमुख सिफारिश यही थी, देखिए यहाँ पे सर फिलिप हारटांग मिल रहा है आपको, देखिए ऑप्शन बी। इसमें क्या कहा गया था, हारटांग समिति की प्रमुख सिफारिश क्या थी, इसकी प्रमुख सिफारिश थी कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं एकात्मक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं।
शिक्षण एवं एकात्मक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं हार्टंग समिति के, यही सिफारिश थी। ध्यान रखेंगे इतनी बात, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अब एक प्रश्न पूछा था आपसे कि अवरोधन का क्या अर्थ होता है। अवरोधन जो होता है ये परिभाषित किया गया था हार्टंग समिति के अंतर्गत। अपव्यय और अवरोधन ये दो चीजें परिभाषित करी गई थी किसके अंतर्गत, तो हार्टंग समिति में ये दो बातें कही गई थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस समिति ने सर्वप्रथम अपव्यय और अवरोधन को परिभाषित किया था, तो हार्टंग समिति ने। अब अवरोधन क्या होता है, अवरोधन मतलब होता है किसी मतलब किसी कक्षा में आप जब फेल हो जाते हैं तो उसी को अवरोधन कहते हैं। मतलब आपका एक साल ब्रेक हो जाना, एक साल अगर विद्या ग्रहण नहीं करते हैं आप तो आप क्या हो गए, आपका अवरोधन हो गया, मतलब आप रुक गए यानी फेल हो गए उस कक्षा में, दोबारा वही कक्षा आप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब आप किसी क्लास में दोबारा पढ़ रहे हैं तो होता है अवरोधन। अपव्यय क्या होता है, अपव्यय मतलब होता है बीच में पढ़ाई अगर आप छोड़ देते हैं किसी कारण से बस, तो उसी को अपव्यय कहते हैं। ध्यान रखेंगे उसको क्या कहते हैं, अपव्यय कहते हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने मैं लाना चाहूंगा। अगला प्रश्न आ गया कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के मतलब ये गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसे की स्थापना करी गई थी। और ध्यान रखें कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की अध्यक्षता किसने करी थी, माइकेज सैंडलर ने करी थी। किसने, माइकेज सैंडलर ने। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 3 फरवरी 1882 ईस्वी में। 3 फरवरी 1882 ईस्वी में। अगर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बेसिक शिक्षा की अवधि होती है, बेसिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होती है, 7 वर्ष। ठीक, ध्यान रखें 7 वर्ष। वर्धा योजना के प्रवर्तक कौन थे, महात्मा गांधी। हमने बता ही दिया, ये सारे प्रश्न आपसे कभी कभी पूछे जा सकते हैं। बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या होता है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि बेसिक शिक्षा में शिक्षा का क्या माध्यम होता है, तो मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से जब आप 5 साल प्री प्राइमरी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको बेसिक शिक्षा मिलेगी। जो नई शिक्षा नीति आई उसमें कहा गया कि 5 साल यानी 3 साल पहले आप जो है शुरुआती शिक्षा सीखेंगे, उसमें आप प्री प्राइमरी में रहेंगे, उसके अंदर 1-2 मतलब 5 साल तक प्री प्राइमरी में रहेंगे, 1-2 और उससे पहले 3 कक्षाएं। इसमें आपको मतलब छोटे जब आप रहेंगे तो आपको बेसिक शिक्षा में क्या करवाया जाएगा, आपको मातृभाषा में ही शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी। ठीक, एक प्रश्न पूछा था कि वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। तो वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था, 1854 ईस्वी में वुड का घोषणा पत्र आया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, 1964 से 1966 ईस्वी में। इन दोनों के बीच में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे मित्रों। ठीक, कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स। भारत शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1882 ईस्वी में। कब, 3 फरवरी 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1964 से 1966 में। प्रश्न पूछा गया आपसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर डी.एस. कोठरी। डॉक्टर डी.एस. कोठरी, इसी को कोठरी आयोग के अध्यक्ष भी है। कोठरी आयोग की स्थापना करी थी किसने, डॉक्टर डी.एस. कोठरी ने। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि यशपाल कमेटी का गठन कब हुआ था। यशपाल कमेटी का गठन हुआ था मित्रों 1992 से 1993 ईस्वी में। कब, 1992 से 1993 ईस्वी में यशपाल कमेटी का गठन हुआ था। मैकाले की किस आज्ञा पत्र में शिक्षा का उल्लेख किया गया था, तो 1813 ईस्वी में जो मैकाले ने आज्ञा पत्र दिया था उसमें शिक्षा का उल्लेख किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह था कि यूरोपीय ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकें। ठीक, तो लोग अपने अपने भारत में आते थे अपने मतलब अपने धर्म का, अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। सार्जेंट योजना कब लागू हुई थी, 1944 में लागू हुई थी। ध्यान रखेंगे। सार्जेंट योजना के अनुसार हाई स्कूल की शिक्षा जो होनी चाहिए थी 6 वर्ष की होनी चाहिए थी। हाई स्कूल जो होता था उसमें 6 वर्ष की जो है शिक्षा होनी चाहिए, हाई स्कूल की। ठीक, ध्यान रखेंगे। हाई स्कूल में कम आयु के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया चाहिए। कितने वर्ष से कम आयु के, यानी जब तक आप 11 वर्ष से कम है तब तक आपको हाई स्कूल के शिक्षा में प्रवेश नहीं देना चाहिए। हाई स्कूल की शिक्षा में 6 वर्ष तक आपको शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी और 11 वर्ष से कम वाले छात्रों को इसमें नहीं रखा जाता था। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सार्जेंट योजना संबंधित मैंने रखा। सार्जेंट योजना के अनुसार बीए, बीएससी आदि स्नातक उपाधि की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए। तो सार्जेंट योजना के अनुसार बीए और बीएससी में अगर आप कर रहे हैं
तो उसके लिए न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम 3 साल आपको करना चाहिए बीए बीएससी। तो इसलिए देखते हैं बीए कितने साल का आप करते हैं, 3 साल कम से कम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कहीं पे आपको 4 साल करना पड़ता है। ठीक, तो 4 साल या 3 साल की अवधि होती है। तो कुल मिलाकर के कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा और भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कहीं कहीं पे 5 भी होती है किसी किसी यूनिवर्सिटी में। तो वो अपने अपने हिसाब से लोग यूनिवर्सिटीज करती है, अधिकतर यूनिवर्सिटी में 3 साल की होती है। कोठरी कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, ऑप्शन प्रश्न है आपका, कोठरी कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, सोचिए। कोठरी कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, 1964 ईस्वी में हुई थी। अभी अभी हमने आपको बताया था, अभी अभी हमने आपको क्या बताया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर डीएस कोठरी। इन्होंने कोठरी आयोग की अध्यक्षता की थी, मतलब वो कोठरी आयोग की नियुक्ति की थी। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को हम कोठरी आयोग भी कहते हैं। 1964 से 1966 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। अगर आपसे कोठरी कमीशन पूछा जाए तो भी 1964 ईस्वी में आया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 1977 में भारत में सरकार बनी। 1977 ईस्वी में भारत में कौन सी सरकार थी, यानी किस राज्य की सरकार थी। तो ध्यान होगा आपको, 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने क्या लगाया था, इमरजेंसी लगाया था। उसके बाद में मतलब 76 में क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। पूरे भारत में जो है 42वें संविधान संशोधन को क्या कहता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है आपका क्या, एक लघु संविधान कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाए कि लघु संविधान का दर्जा किसके मतलब किसमें है, तो आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसी में संविधान में बहुत ज़्यादा हेर फेर हो गई थी। इसके बाद में जनता रुष्ट हो गई थी इंदिरा गांधी से, और जो है दूसरी की सरकार बनी। और सरकार में कौन आए, आपके जनता दल की सरकार बनी थी। किस दल की, जनता दल की सरकार बनी थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। जनता दल ही बाद में जाकर के भाजपा बनती है। ठीक, ध्यान रखेंगे, तो भाजपा तब नहीं थी उस समय। आगे देखते हैं, गोखले का विधेयक प्रकाशित हुआ था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में गोखले का क्या हुआ था, बिल प्रकाशित हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, तो 1904 में, हमने आपको पहले भी बता दिया ये बातें। ठीक, तो ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अंग्रेजी को न्यायालय की भाषा कब बनाई गई थी, तो 1837 ईस्वी में अंग्रेजी को न्यायालय की भाषा बना दी गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, मतलब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है वो मतलब किस प्रकार का विद्यालय है, तो केंद्रीय विद्यालय। आप देखते होंगे कहीं मतलब जैसे कि हर एक जो है जिले के पास जो है शहर में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू स्कूल होता है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो इंटर कॉलेज होता है, जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज, और जेएनयू विश्वविद्यालय भी होता है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक प्रकार का केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1887 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मित्रों कि हार्टांग समिति कब लागू हुई, 19 सर फिलिप हार्टांग। ये सारे प्रश्न हम बताते रहते हैं, बीच बीच में हमको याद आता है तो हम और बताते रहते हैं ताकि आपको याद रहे। वर्धा शिक्षा कार्यक्रम कब प्रतिपादित हुआ था, वर्धा 1937 में। किसने किया था, गांधी जी ने। वर्धा शिक्षा के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा में। पाठ्यक्रम उसमें किस भाषा को नहीं रखा गया था, तो अंग्रेजी भाषा को नहीं रखा गया था। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना किस सन में हुई थी, तो हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी। वर्धा योजना बनाई गई थी किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। वर्धा योजना मतलब कि किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाती थी, 3H शिक्षा। ठीक है, 3H शिक्षा। ध्यान रखेंगे। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, जो बीच बीच में बताता रहता हूँ मित्रों, ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, तो आप वीडियो को अगर 3 से 4 बार सुन लेंगे ईयरफोन लगा करके, तो आपको सारे प्रश्न रट जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तम स्वास्थ्य वाले प्रोफेसरों को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सिफारिश किसने, मतलब किस कमेटी ने प्रस्तुत करी थी, तो राधाकृष्णन कमीशन ने यह कहा कि उत्तम स्वास्थ्य वाले, यानी जिनका स्वास्थ्य ठीक ठाक हो, मतलब उन प्रोफेसरों को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर कार्यभार संभालना चाहिए। मतलब 64 साल के बाद में उनको रिटायर देना चाहिए, 64 साल तक बने रहे अपने पद पर। ठीक, तो ये किसने कहा था, राधाकृष्णन समिति, मतलब राधाकृष्णन कमेटी ने, कमीशन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी
के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव जो दिया था वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसने मतलब किसकी देन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। और राधाकृष्णन ने ये मतलब अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के, और इन्होंने ही क्या कहा था कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। इन्होंने ये बात भी कही कि मतलब इन्हीं के आयोग ने कहा कि उच्च से उच्च स्वास्थ्य वाले प्रोफेसरों को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, ग्रामों में छोटे सावासिक ग्रामों में छोटे सावासिक स्नातक पूर्व कॉलेजों की स्थापना की जाए और इन कॉलेजों के केंद्र में एक ग्रामीण या रूरल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसने दिया था? यानी छोटे छोटे गांव में एक विश्वविद्यालय बनाया जाए, छोटे छोटे क्षेत्रों में एक विश्वविद्यालय बनाया जाए, मतलब और उन विद्यालयों की एक संस्था बनाई जाए। यानी जैसे आप देखते हैं यूनिवर्सिटी बनी है और यूनिवर्सिटी से संबंधित बहुत सारे कॉलेज हैं, तो जो बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे जिस कॉलेज में आप पढ़ते होंगे, अलग अलग कॉलेज में पढ़ते होंगे, लेकिन देखते होंगे वो जो है यूनिवर्सिटी से संबंधित होती है, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से संबंधित आपका कॉलेज होता है। तो इसी प्रकार की सिफारिश किसने करी थी भैया? तो किस शिक्षा के तहत की गई थी? तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा ही चीजें करी गई थी। राधाकृष्णन आयोग को मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा ही की गई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब करी थी? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना करी थी 23 सितंबर 1952 ईस्वी में। किसके सलाह पर? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार पर, कि माध्यमिक रूप से एक शिक्षा आयोग होना चाहिए। ये किसने सुझाव दिया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सुझाव दिया था। किसको? भारत सरकार को। कब? 23 सितंबर 1952 ईस्वी में। इस बात मतलब उससे पहले कही गई थी, लेकिन जो है स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1952 ईस्वी को। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है। माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है, यह कथन कहा था मुदालियर कमीशन ने। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि किस समिति ने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है? तो मुदालियर कमीशन ने यह बात कही थी। ये बात ध्यान रखेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा संरचना का सुझाव कैसे दिया था? तो 11+3 दिया था। 11+3 ध्यान रखेंगे, 11+3 ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों आपके सामने कि इंग्लैंड में नर्सरी स्कूलों का आयोजन हुआ था। इंग्लैंड में नर्सरी स्कूलों का आयोजन हुआ था, मतलब आयोजन किया गया। तो मिस मार्गरेट मैकमिलन, ठीक, इनके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मिस मार्गरेट मैकमिलन के द्वारा इंग्लैंड में नर्सरी स्कूलों का आयोजन किया गया था। ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन को नीपा कहा जाता है। नीपा, नीपा जो कहा जाता था, नीपा नाम कब दिया गया था? तो 1979 ईस्वी में मई के महीने में यह नाम दिया गया था। मतलब इतना बड़ा कौन नाम याद रखेगा? एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम नीपा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? नीपा कहते हैं। कब कहा जाने लगा नीपा इसको? मई 1979 ईस्वी में। इंग्लैंड में नर्सरी स्कूलों का आयोजन कब हुआ था? मतलब किसने किया था? तो मिस मार्गरेट मैकमिलन ने। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में मॉन्टेसरी स्कूलों की स्थापना कब हुई थी? तो मतलब स्थापना किसने करी थी? मॉन्टेसरी स्कूलों की स्थापना किसने करी थी इंग्लैंड में? तो किसने करी थी? डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ने। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी एक शिक्षा शास्त्री भी हैं। ठीक, सेकंड ईयर में आप इनके कथनों को खूब पढ़ेंगे। तो इंग्लैंड में मॉन्टेसरी स्कूलों की स्थापना डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ने करी थी। अगला प्रश्न है, जर्मनी में किंडरगार्टन स्कूलों की स्थापना किसने करी थी? तो किंडरगार्टन स्कूलों की स्थापना किसने करी थी? फ्रोबेल महोदय ने। किसने करी थी? फ्रोबेल महोदय ने। किंडरगार्टन ने एक जो है अपनी प्रणाली विकसित करी है। तो ये आप सेकंड ईयर में सारी व्यवस्थाएं पढ़ते हैं। सेकंड ईयर में आप किंडरगार्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी के संबंधित विचार, इन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी का वर्धा शिक्षा आयोजन पढ़ेंगे। इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे। जो इसमें कमेटियाँ पढ़ रहे हैं, मुदालियर कमेटी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमेटी, ये सब आप सेकंड ईयर में विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था शिक्षा को किसी राष्ट्रीय प्रणाली का अनिवार्य अंग है, यह कथन किसने कहा था? पूर्व माध्यमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था शिक्षा को किसी राष्ट्रीय प्रणाली का अनिवार्य अंग है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन है कोठरी कमीशन का। किसका है? यह कथन है कोठरी कमीशन का। ध्यान रखेंगे आप।
अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है, तो भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है प्राथमिक विद्यालयों की कमी है भारत में। ठीक, प्राथमिक विद्यालयों की कमी है। अगर भारत में पूछा जाए कि प्राथमिक शिक्षा की और प्रमुख समस्या क्या है, तो ये प्रमुख समस्या प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का भी अभाव, यानी शिक्षित अध्यापक कम है प्राथमिक स्तर पर। साथ ही साथ आप जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा केंद्र भी नहीं है। ठीक, तो शिक्षा केंद्रों का भी अभाव है, वहाँ पर टीचर जो है वो टीचर सही तरीके से जो है शिक्षित नहीं है। ये बात आप भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर महोदय अगला प्रश्न लाया जाए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मित्रों। अखिल माध्यमिक परिषद की स्थापना कब की गई? अखिल माध्यमिक परिषद की स्थापना 1955 में। कब की गई? 1955 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना एक वैज्ञानिक संस्था कब बनाया गया इसको, तो एक वैज्ञानिक संस्था कब बनाया गया था? 1956 ईस्वी में। स्थापना हमने और बता दी थी। कोठरी आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? 1964 से 66 ईस्वी में। बोर्ड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 19 जुलाई 1854 ईस्वी में। ये सब बातें ध्यान रखेंगे आप फटाफट। ठीक, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी कब? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में क्या की गई थी? प्रथम शिक्षा नीति तैयार की गई थी स्वतंत्र भारत में। ध्यान रखेंगे इतनी बात। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो प्रथम मतलब भारत में, स्वतंत्र भारत में जब भारत आज़ाद हो गया था तो प्रथम शिक्षा मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी कब? 1968 ईस्वी में। ठीक, ध्यान रखेंगे। भारत में तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? तो 1986 ईस्वी में। उसके बाद में 1968 में, 1986 ईस्वी में। उसके बाद में आप कब आई है शिक्षा नीति? 2002 में। ठीक, ध्यान रखेंगे। शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 ईस्वी में हुई था। 1964 ईस्वी में। ठीक, 14 जुलाई 1964 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर डीएस कोठरी थे। कौन थे? डॉक्टर डीएस कोठरी थे। ये बात ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न देखते हैं, अखिल माध्यमिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न, गठन कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1882। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी 1882। 3 फरवरी 1882। कब? किसका आयोग? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन। शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी 1882 ईस्वी को किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, ये 1964 ये शिक्षा आयोग का गठन हुआ था अपने भारत में, भारत के लोगों ने किया था। ठीक, लेकिन वो अंग्रेजों ने किया था ये सारी चीजें। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन, ठीक, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था मित्रों? तो 3 फरवरी 1882। ऑप्शन कौन सा है? 3 फरवरी 1882 ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद को कब वैधानिक संस्था बनाया गया? अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद को वैज्ञानिक संस्था बनाया गया था मित्रों 1987 में। 1987 में ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए। 1961 में या 1962 में, 63 में, 65 में, कब हुई थी? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा को अनिवार्य रूप से देना किसका दायित्व होता है? शिक्षा को भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? यह प्रश्न हमने बता दिया था आपको, 1882 में हुई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों को। शिक्षा को अनिवार्य रूप से देना किसका दायित्व है? बताइए फटाफट। तो राज्य सरकारों का, राज्य सरकारों का दायित्व होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, राज्य सरकारों का दायित्व होता है। इसीलिए जो है बताया गया, और अभिभावकों का भेजना होता है, यानी जो निःशुल्क शिक्षा तो उपलब्ध करवाएगा राज्य, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया भारतीय संविधान में। लेकिन मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत रखा गया कि जो गार्जियन हो गया यानी अभिभावक होंगे बच्चों के, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेंगे? स्कूल भेजेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अर्थ में निरीक्षण करके सुधार का आधार स्तंभ है। एक अर्थ में निरीक्षण किसके सुधार का आधार स्तंभ है? धार्मिक सुधार का, राजनीतिक सुधार का, या शैक्षिक सुधार का? तो किस प्रकार का भैया? तो ये है एक प्रकार का शैक्षिक सुधार। ठीक है, एक अर्थ में निरीक्षण किसके सुधार का आधार स्तंभ है? शैक्षिक सुधार का आधार स्तंभ है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के चरित्र के निर्माण के लिए किसकी शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से कहीं अधिक होता है? तो बच्चों के चरित्र के निर्माण के लिए किसकी शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से कहीं अधिक है? स्त्रियों की शिक्षा सबसे जरूरी होती है। अगर बच्चों का विकास होना चाहिए तो सबसे पहले स्त्री शिक्षित होनी चाहिए।
पुरुष की शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो बाहर रहते हैं, बाहर के काम काज करते हैं। स्त्रियां हमेशा घर पे रहती हैं और बच्चों को स्त्रियां ही सिखाती हैं, यानी स्त्रियों के द्वारा, यानी माताओं के द्वारा बच्चों का क्या होता है, समाजीकरण होता है। तो स्त्रियों को शिक्षित होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि स्त्रियां ही सिखाती हैं, बेटा आइज कहाँ है, बेटा नोज कहाँ है, बेटा ये कहाँ है, बेटा वो कहाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ या फिर क्या सुनाओ। ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये सारी स्त्रियां करती हैं, इसलिए स्त्रियों का शिक्षित होना अति आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन कब हुआ था? प्रथम आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन कब हुआ था? 1939 में। 1939 ऑप्शन इसका सही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की गई थी। पांडिचेरी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? ध्यान रखिए, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1964 ईस्वी में। कब की गई थी? 1964 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जन शिक्षा विभाग का सुझाव किसने दिया था, तो नई शिक्षा नीति 1986 में जो आई थी उसने दी थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति दूसरी आ गई है, ठीक, तो अब वो नई नहीं रह गई, ठीक। जन जन विभाग शिक्षा का सुझाव दिया था किसने? शिक्षा नीति कब की? 1986 ईस्वी की शिक्षा नीति। ध्यान रखेंगे इतनी बात। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया कि पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की गई थी, तो श्री अरविंद के द्वारा की गई थी पांडिचेरी आश्रम की स्थापना। किसके द्वारा? श्री अरविंद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब यह देखिए श्री अरविंद की। अगला प्रश्न स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया था। कब? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में व्यापक गुणात्मक सुधार लाने के लिए शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो शिक्षा में बड़े स्तर पर सुधार लाने के लिए शिक्षा मतलब शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था, ठीक, 1972 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो कहाँ पर स्थापित हुआ था? दिल्ली में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था मित्रों? राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, कब हुआ था? नवंबर 1889 में। कब? नवंबर 1889 ईस्वी में, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत कब से भाग ले रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपिक, जैसे ओलंपिक खेल होता है उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड होता है, उसमें 1986 ईस्वी से भारत जो है भाग ले रहा है। कब से? 1986 ईस्वी में भाग ले रहा है। नवोदय विद्यालयों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो नवोदय विद्यालय समिति बनाई गई है, उसके द्वारा किया जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर एक प्रश्न पूछा जाता कि भारत 2001 के द्वारा माध्यमिक स्तर पर शिक्षक एवं छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से, जैसे कि जब 32 शिक्षक हों तो 32 छात्र हों तो एक शिक्षक होना चाहिए, 32 छात्रों को एक शिक्षक पढ़ा सकता है, तो ये कहा गया कब? 2001 के अनुसार। और किस अनुपात में होने चाहिए? तो जो है कब? 1:32 के अनुपात में, यानी एक टीचर हो और 32 स्टूडेंट हो, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई थी 1986 की, तो उसी में आया था, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न सामने आया कि नहीं आया? चलिए कंप्यूटर महोदय अगला प्रश्न लाइए। मिथिला विश्वविद्यालय, क्या प्रश्न है कि मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? मिथिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? द्रोणाचार्य के द्वारा। कब? द्रोणाचार्य। आप लोग जनक मत मारिएगा, जनक ऑप्शन में दिख रहा होगा, लेकिन द्रोणाचार्य के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, ठीक, ध्यान रखेंगे। राज्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति कौन होते हैं? उपकुलपति को नियुक्त कौन करता है? राज्य का जो विश्वविद्यालय होता है उसके जो उप कुलपति होते हैं उसको नियुक्त करता है राज्यपाल। जो केंद्र के स्तर का कुलपति होता है वो स्वयं क्या होता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कभी कभी राष्ट्रपति ही होता है, ठीक, ध्यान रखिए राष्ट्रपति ही अधिकतर होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न है आपका कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन महामना इनको कहा जाता है, महामना, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई थी, ठीक। तो महामना किसको कहा था? मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने करी थी। अगला प्रश्न नीचे है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का गठन कब हुआ था? पूर्वांचल विश्वविद्यालय, बहुत सारे स्टूडेंट हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के, तो इसका जौनपुर में है, तो जौनपुर में इसका गठन कब हुआ था पूर्वांचल विश्वविद्यालय का? तो जो है का गठन है तो संबद्धता विश्वविद्यालय है। संबद्धता विश्वविद्यालय जो है इसका क्या है भैया? संबद्धता विश्वविद्यालय इसका क्या है? गठन है, ठीक।
अगला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, ध्यान रखेंगे। भारत में भाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1956 में हुई थी भाषा आयोग की नियुक्ति। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में भाषा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1956 में। मुंबई में प्रौढ़ शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? 1939 में। जो है और पूछा जाए आपसे कि 1946 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का 15वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? प्रश्न पूछा था कभी कभी कि 1946 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का 15वां सम्मेलन कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो इलाहाबाद में स्थापित हुआ था। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ध्यान रखेंगे। वन स्थली विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, ध्यान रखिए। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। शांति निकेतन में सर्वप्रथम किस विषय को पढ़ाया गया था? विज्ञान को पढ़ाया गया था, ध्यान रखेंगे, किस विषय को? विज्ञान को पढ़ाया गया था। कहाँ पे? शांति निकेतन में। कब स्थापना हुई थी? 1905 ईस्वी में स्थापना हुई थी। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे आप, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, नवोदय समिति कैसी समिति है? नवोदय विश्वविद्यालय समिति एक स्वायत्त समिति है। कैसी समिति है ये? एक स्वायत्त समिति है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए नवोदय समिति कैसी समिति है? तो स्वायत्त समिति है। दीवान आनंद कुमार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। त्रिगुण सेन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1967 मतलब 66 से 67 ईस्वी में हुई थी, जब हरित क्रांति आई थी। ठीक, त्रिगुण सेन समिति की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। त्रिगुण सेन समिति की नियुक्ति किसने करी थी? तो यूजीसी के द्वारा की गई थी, यूजीसी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। गजेंद्र गढ़कर समिति की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक, इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमने आपको बता दिए, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। विज्ञान शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, अवलोकन शक्ति को विकसित करना, विज्ञान के अध्यापन को सृजनात्मक बनाना। ठीक, ये सभी होता है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, भारत में कंप्यूटर निर्माण के लिए प्रयास किया गया था। भारत में कंप्यूटर निर्माण के लिए प्रयास किया गया था, कब किया गया था? 1960 के दशक में, 1960 के दशक में। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी, एनआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। कभी कभी प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लेगा कि एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इसका पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल है। स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की स्थापना कब हुई थी? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा था इसी मतलब आधुनिकता को लेकर के कि भारतीय विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साक्षरता तथा कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण कब शुरू किया गया, यानी ये योजना कब शुरू की गई थी? तो 1984 से 1985 में शुरू की गई थी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की स्थापना करी गई थी इसी पहल को लेकर के 1988 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मैं लाना चाहूँ, देखिए, देखते हैं है प्रश्न, नहीं है तो समाप्त हो गया भैया। इतने प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो आप देखते हैं जो है एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं कभी कभी जब आईएएस की तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ये भी एक शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा ये करवाती जो छोटे जो स्कूल होते हैं 10th तक और इंटर तक, इसमें एनसीईआरटी का मुख्य रोल होता है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी कब? 1961 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे इतनी बात, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, फिर से बताइए यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था, सितंबर का महीना 1985 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आप सारी चीजें हमने आपको बता दी। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान अप्रैल 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान क्या हुआ था? जो है क्या हुआ था? सामने आया था, मतलब प्रारंभ हुआ था। कौन? सर्व शिक्षा अभियान। कब? अप्रैल के महीने में 2001 ईस्वी में। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलो फिर मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आपने लगभग 500 मतलब 500 नहीं लेकिन 200-250 प्रश्नों को समझ लिया इतने समय में। ठीक, तो ये प्रश्न आप जो है ये सारी वीडियो कब देखेंगे? जब परीक्षा का अंतिम समय आएगा। अभी तो आप देख लीजिए एक दो बार, उसके बाद में जब परीक्षा जब लास्ट में जब परीक्षा देने जाना हो आपको, तो आप इसको रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।